अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है मल्टीनोमियल्स एंड बायनोमियल्स। इसके अंदर आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है और मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ना है। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बायनोमियल से भी सॉल्व हो जाते हैं, मल्टीनोमियल से भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए सिर्फ आपको मल्टीनोमियल ही लगाना पड़ता है। अब उसके लिए पहले हमारा जो आज के टॉपिक का स्टार्ट होगा वो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन से होगा। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आप लोग चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हुए हो, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में और अब तक जो आप डेफिनेशन इसकी पढ़ते थे वो हमेशा आपके पास हाफ डेफिनेशन होती थी। इस चैप्टर में जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन आपके पास होता क्या है। अब सबसे पहले जो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों आपकी डेफिनेशन है ये चैप्टर नंबर 1 वाली है। इसके अंदर लिखा हुआ है एन अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम विदाउट एनी ऑर्डर इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको सेम वही बात है कि आपके पास अरेंजमेंट की बात होती है और इसके ऊपर आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो चीज़ आपकी कम्बिनेशन होती है। टोटल आपके पास जो स्ट्रेंथ होती है वो एन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से जो सिलेक्ट करके जिसके ऊपर आपने मेथड अप्लाई करना होता है वो आर होते हैं। इसको डिनोट करने के लिए एनसीआर से भी लिखते हो, सीएनआर से भी लिखते हो और इसकी नोटेशन एक ऐसे भी है, आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था कि ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का फिक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फिक्टोरियल। और आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती थी ऑलवेज कि आर आपके पास या तो छोटा होगा या इक्वल होगा एन के। और फिर इसका एक स्पेशल केस भी बताया था कि अगर आर और एन आपस में इक्वल आ जाए तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। अब ये तो हो गया आपका प्रीवियस काम, जब आपके पास आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती थी कि उसने हमेशा एन से लेस और इक्वल होना है। लेकिन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपके पास तब कंप्लीट होती है अगर आर की रिस्ट्रिक्शन ये ख़त्म हो जाए, यानी कि उसके दोनों केसेस डिस्कस किए जाएं कि अगर आर एन से ग्रेटर भी हो जाए या आर जीरो के इक्वल आ जाए या आर जीरो से लेस हो जाए, तब आपकी डेफिनेशन क्या होगी। उस सिचुएशन में आपकी कंप्लीट डेफिनेशन ये बनती है। आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है, जहाँ पे भी कहीं आपका आर जो है वो नेगेटिव आ जाए, लेस देन जीरो का मतलब होता है कि उसकी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए या आर की वैल्यू आपकी एन से बड़ी आ जाए, उसको कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत नहीं, उसका आंसर हमेशा जीरो के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इसी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, क्योंकि अगर आर आपके पास ग्रेटर देन या इक्वल टू आपके पास जीरो से लेस आ जाएगा तो आपके पास ये चीज़ हमेशा जीरो हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन की कंप्लीट डेफिनेशन है कि अगर आपके पास आर जीरो से एन के बिटवीन लाई करेगा यानी पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन जहाँ पे आर ने एन के ग्रेटर हो जाना है या आर ने नेगेटिव हो जाना है उसको सॉल्व करने की जरूरत है, उसका डायरेक्ट आंसर आपके पास जीरो आएगा। उसके बाद यही बताया था नंबर एन आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इन कॉम्बिनेट्रिक्स। अच्छा, ये जो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बायनोमियल की डेफिनेशन पढ़नी है, बायनोमियल थ्योरम करना है। बायनोमियल थ्योरम जब हम ओपन करते हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशंस आते हैं बेसिकली, या आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी चीज़ पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जब आपने बायनोमियल को ओपन करना है तो उसके कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलाज आएंगे। वो फॉर्मूलाज करने से पहले कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट है, ये 6 आपने याद कर लेने, ये प्रॉपर्टीज़ के तौर पर नेक्स्ट आपके यूज़ हुआ करेंगे। पहला फॉर्मूला ये होता है कि एन का आर के साथ कॉम्बिनेशन ले लो, वो एन इंटू एन माइनस आर के इक्वल होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि एन सी आर आपके पास इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। नोटेशन का डिफरेंस है, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। सेकेंडली फॉर्मूला ये होता है कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल होती है, ये टर्म इस टर्म के इक्वल होती है, ये सारे आपके पास फॉर्मूलाज हैं। और कुछ के स्पेशल नेम भी है आपके पास। इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है कि आर ने हमेशा 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होना है, और इस वाले पे आपके पास स्पेशल नेम बताया हुआ है कि ये पास्कल आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जब हमने फर्दर इस चैप्टर को करना है, मैंने आपको पास्कल आइडेंटिटी का प्रूफ भी करवाना है, डिटेल में आपको बताऊंगी पास्कल आइडेंटिटी क्या होती है। आपने ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा था बायनोमियल थ्योरम। व्हाट इज़ बायनोमियल थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट है, आपने देख लेना इसे डिस्कवर किसने किया था और किस सन में डिस्कवर हुआ था। आपके पास जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर के आपने जस्ट थ्योरम्स करने, थ्योरम की स्टेटमेंट्स करनी है, उसके प्रूफ नहीं करने। और बायनोमियल थ्योरम बेसिकली आपके पास एक प्रूफ होता है, इसलिए जस्ट इसकी स्टेटमेंट होगी, इसका प्रूफ आपका इंक्लूड नहीं होगा। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वाई कोई भी रियल नंबर है, तो बायनोमियल थ्योरम को आप इस तरह डिफाइन करते हो। अगर दो टर्म्स की पावर एन दी हुई है, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो कांस्टेंट पावर दी जाएगी आपने उसके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। आपने 0 से स्टार्ट हो जाना है और तब तक कॉम्बिनेशन बनाने हैं जब तक कि वो अपने आप के इक्वल ना आ जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे n पावर दी हुई है, आपने पहले n का 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, अप टू सो ऑन एट दी एंड आपने n का n के साथ कॉम्बिनेशन जहाँ पे आ जाएगा वहाँ स्टॉप कर देना है। सबसे पहली चीज़ आपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं यहाँ पे। सेकंड टर्म ये होती है जो उसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है उसकी हाईएस्ट पावर से आपने स्टार्ट करना है, 1 बाय 1 एक एक पावर कम करते जाना है ताकि एट द एंड वो पावर उसकी रिमूव हो जाए।
जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला पावर आपके पास x थी, x की हाईएस्ट पावर से शुरू की, x की पावर n 1 बाय 1 उसकी एक एक पावर कम करते रहे, x की पावर n-1 फिर n-2 n-3 अप टू सो ऑन। एट दी एंड आपके पास x की पावर जो है वो खत्म होकर x की पावर 0 होगी और वो 1 होता है। इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसकी ऑपोजिट चीज स्टार्ट करनी है, उसकी पावर 0 से स्टार्ट करनी है। किसी भी चीज़ की पावर 0 लो तो बेसिकली वो 1 होता है। इसकी पावर 0 से स्टार्ट करना है, एट द एंड बढ़ाते जाना है कि उसकी पावर 1 2 3 अप टू सो ऑन के एट द एंड उसकी हाईएस्ट पावर आ जाए, और एट द एंड इनके दरमियान में समीशन लगा देना तो ये बायनोमियल थ्योरम हो जाएगा। ये सबसे इजी ट्रिक है इसको याद रखने की कि जो उसकी पावर दी जाएगी उसकी 0 से कम्बिनेशन स्टार्ट कर लेने हैं। जो फर्स्ट वाली टर्म होगी उसकी हाईएस्ट पावर से लेके उसको 0 पे स्टॉप कर देना, यानी 1 तक लेके जाना है। जो सेकंड एलिमेंट है उसकी 0 वाली पावर से स्टार्ट करके 1 बाय 1 उसकी पावर बढ़ाते जाना है और उसे एट द एंड इस तरह हायर फॉर्म में लेके चल जाना है। आपने इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। इस फॉर्मूले को अगर समीशन की फॉर्म में लिखें तो समीशन की फॉर्म में बेसिकली ये टर्म बन जाती है, क्योंकि जो चीज़ वेरी कर रही होती है उसको इंटरनल आर कह दिया है। यहाँ पे एन फिक्स है, एन के साथ जो चीज़ वेरी कर रही थी उसकी जगह आर लिख दिया, और वाई की पावर वेरी कर रही थी उसको आर लिख के बता दिया कि इन जर्नल से सिग्मा नोटेशन में आप इस तरह लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रूव है। प्रूव नहीं करना, प्रूव के बाद एक नोट दिया हुआ है। इस नोट में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहा हुआ है कि आप जब इसकी पावर ओपन करते हो एट द एंड एक आपके पास आर्थ टर्म आती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आर वाली टर्म है कि यहाँ पे अगर आर आ रहा हो तो इनमें से आर निकालना होता है और वाई की पावर आर होती है। तो जो ये वाली टर्म होती है इसको जर्नल टर्म आप लोग कहते हो। ये आपके पास जर्नल टर्म होती है किसी भी एक्सपेंशन की, और इसको आप TR+1 से डिनोट करते हो। जर्नल टर्म का ये फॉर्मूला आता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए जर्नल टर्म निकालें, यानी कि आर की वैल्यू 3 कही हुई है, थर्ड जर्नल टर्म निकालें, फोर्थ जर्नल टर्म निकालें, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जहाँ जर्नल टर्म का वर्ड आएगा ये फॉर्मूला आप लिखोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे और उसके रिस्पेक्ट से उसका आंसर निकाल लोगे।